Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to this series of BPSC PT क्रैश कोर्स। जैसा कि हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में जो कि बीपीएससी पीटी क्रैश कोर्स में हम लोगों ने एंशियंट लेक्चर के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पर हम लोगों ने एंशियंट लेक्चर से रिलेटेड दो टॉपिक्स देखे। सबसे पहला जो टॉपिक्स था वो आपको स्टोन एज के बारे में था, जो कि स्टोन एज आपको एंशियंट जो हिस्ट्री है उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। वहाँ से हम लोग एंशियंट हिस्ट्री को स्टार्ट करते हैं। तो हमने एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया में स्टोन एज टॉपिक्स को डिस्कस किया। उसके बाद हम लोगों ने देखा स्टोन एज रिलेटेड टू एंशियंट बिहार। तो वहाँ से भी हम लोगों ने बिहार में भी एक अलग टॉपिक डिस्कस किया एंशियंट हिस्ट्री से रिलेटेड। आज हम लोग उसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, जो कि एक एंशियंट हिस्ट्री के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और वो जो आज का टॉपिक होगा वो आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इंडस वैली सिविलाइजेशन जो पैन इंडिया से रिलेटेड है वो हम लोग पहले इंडस वैली ऑफ सिविलाइजेशन इंडिया को डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो हम लोग आगे अलग लेक्चर जो देखेंगे उसमें जो बिहार से रिलेटेड जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं और क्या क्या जो साइट्स मिले हैं उसको हम लोग अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सेक्शंस है आपको बीपीएससी पीटी एग्जाम्स के लिए। तो चलिए आज इस लेक्चर को यहाँ हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप एंशियंट हिस्ट्री की बात करें तो इसमें एक और टॉपिक्स जो थोड़ा सा छोटा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लेकिन वो छोटा ही टॉपिक्स है, जो कि एक चालकोलिथिक पीरियड है। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी देखा था कि जो आपको जो पीरियड होता है, जैसे जो स्टोन एज का पीरियड हो गया, जैसे पैलोलिथिक हो गया, मेजोलिथिक हो गया, नियोलिथिक हो गया, उसी तरह क्या होता है कि आपको ऐसा नहीं कि एक पीरियड पूरी तरह खत्म होता है उसके बाद दूसरा पीरियड शुरू होता है। ऐसा कुछ मतलब उस एज में जो होता है, जो कि मतलब जैसे पैलोलिथिक एज शुरू हुआ तो उसी में क्या होता है, कुछ जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे वैसे आपको जो पीरियड होता है वो शुरू होता है। तो पैलोलिथिक हुआ, उसी में थोड़ा इवोल्यूशन हो गया, मेसोलिथिक में गया, मेसोलिथिक में थोड़ा इवोल्यूशन हुआ तो वो आपको न्यूलिथिक में कन्वर्ट हुआ। फिर वो आपको जो अगर चालकोलिथिक देखेंगे तो वो इंडस वैली सिविलाइजेशन और जो न्यूलिथिक जो आपको एज था वो दोनों के बीच का एक एज है जिसको चालकोलिथिक पीरियड कहा जाता है। जिसमें हम लोगों ने देखा चालकोलिथिक में क्या होता है कि जो स्टोन, चालको मिस होता है कॉपर और लिथिक मिस होता है स्टोन। तो वहां पर जो चालको और लिथिक जो दो स्टोन का एज है, स्टोन और हम लोग जो कॉपर दोनों का जो यूज किए, दोनों को जो मतलब जो वेपन का यूज करते थे या कॉपर का जो वहाँ यूज करते थे, वो आपको चालकोलिथिक पीरियड, इसलिए उस मतलब एज को चालकोलिथिक एज कहा जाता है। तो पहले हम लोग वो डिस्कस करेंगे, वो एक छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद हम लोग बहुत मतलब डिटेल में आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चालकोलिथिक एज को देखते हैं यहाँ। सो चालकोलिथिक पीरियड, अगर आप इसका टाइमलाइन, मैंने पहले लेक्चर में इसका टाइमलाइन भी डिस्कस कर चुका हूँ चालकोलिथिक एज का। अगर चालकोलिथिक पीरियड का जो अगर आप टाइमलाइन देखें तो इसका टाइमलाइन था आपको 4000 बीसी से 1500 बीसी। और जो चालकोलिथिक पीरियड है यह भी आपको प्री हिस्ट्री हमने देखा था। प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है, जो सिंपल वर्ड में आप जान सकते हैं, प्री हिस्ट्री मीन्स होता है कोई लिटरेरी सोर्स अवेलेबल नहीं है तो उसे हम लोग प्री हिस्ट्री कहते हैं, जहां पर हमें सिर्फ स्टोन टूल्स, बोन टूल्स और डिफरेंट काइंड्स ऑफ जो टूल्स है उसके अनुसार जो हिस्ट्री को लिखा गया है, कोई लिटरेरी कोई बुक सोर्स वहां पर, कोई स्क्रिप्ट वहां पर आपको अवेलेबल नहीं है। इसी कारण ये जो चालकोलिथिक पीरियड है इसमें ही बोला था कोई स्क्रिप्ट अभी तक जो रिसर्च हुआ है, जो लेटेस्ट अभी तक का जो रिसर्च है वहाँ कोई स्क्रिप्ट अभी तक मिला नहीं है जो चालकोलिथिक पीरियड का। सो नो स्क्रिप्ट हैज बीन फाउंड। आगे देखें तो ये जो चालकोलिथिक मीन्स जो हमने आपको एंशियंट बिहार में भी ये देखा था कि चालकोलिथिक पीरियड के बारे में, तो वहाँ ये कॉपर प्लस स्टोन का यूज किया जाता है। तो ये कॉपर प्लस स्टोन का यहाँ चालकोलिथिक पीरियड में यूज है। और ये जो फर्स्ट यूज ऑफ मेटल है यहाँ पर, फर्स्ट यूज ऑफ मेटल, क्योंकि कॉपर एक मेटल है, जो सबसे पहला जो आपको मेटल का यूज हुआ था वो कॉपर का हुआ था, वो आयरन का नहीं हुआ था। ये आप जो पॉइंट है ये याद रखें, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो समझते हैं कि कॉपर पहले कैसे आया, पहले तो आयरन आना चाहिए। लेकिन वो जो सबसे पहला जो चालकोलिथिक इसी नाम पर पड़ा है कि कॉपर और स्टोन दोनों का जो मिश्रण था वो यूज किया जाता था, चाहे मतलब आपको टूल्स बनाने में, चाहे वेपन्स बनाने में।
तो इसलिए जो फर्स्ट यूज ऑफ मेटल है वो क्या है, हमारा कॉपर है। इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये आपको PYQ में भी बहुत सारे एग्जाम में भी ये क्वेश्चन रिपीटेडली पूछे गए हैं। तो सबसे पहले जो मेटल का यूज हुआ वो आपको कॉपर मेटल का यूज हुआ। अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो एग्रीकल्चर का अगर हम यहाँ पर एविडेंस देखें तो सबसे पहला जो एग्रीकल्चर का एविडेंस आप तो जानते हैं, सबसे पहले जो न्योलिथिक में मिला था वो बार्ले का एविडेंस था। तो यहाँ पर हमको किस किस एग्रीकल्चर का एविडेंस मिला, वीट का मिला, राइस का मिला, रागी का मिला, अगर आप लोग देखें तो मिलेट का भी मिला। तो बहुत सारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स मिले, सब याद नहीं रखने, जो जो इंपॉर्टेंट है वो मैं यहाँ डिस्कस कर ले रहा हूँ। अगर आप एनिमल रियरिंग की बात करें, रियरिंग मीन्स क्या होता है, मतलब किस किस एनिमल को हम पालतू बनाए, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स होता है, वहां पर हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। जैसे एनिमल आपको रियरिंग जो है, जो एनिमल को हम लोग पालतू बना के रखते थे, जैसे काउज हो गया, सीप्स हो गया, भेड़, और क्या बोलते हैं गोट्स हो गया, डॉग्स हो गया, जो आज भी हम लोग इस एनिमल को कंटिन्यू, मतलब जो उसी समय का जो एनिमल डोमेस्टिकेशन था वो आज भी कंटिन्यू है। आप अगर देख रहे तो काऊ को हम पालते हैं, डॉग्स को पालते हैं, गोट्स को पालते हैं, तो ये एनिमल उस समय जो डोमेस्टिकेशन होता था इसी एनिमल का होता था। तो अगर आप एक और मतलब जो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो आप अगर देखेंगे, जो RS शर्मा का जो अगर आप एंशियंट हिस्ट्री को स्टडी किए होंगे तो क्या होगा कि जो पहले जो आपको रिसर्च हुआ था, जो फर्स्ट टाइम में जो RS शर्मा आपको बहुत एक ये आपको बहुत महान हिस्टोरियन है, वो आपको मतलब एंशियंट हिस्ट्री आप उनका किताब पढ़े होंगे। तो उन्होंने अपने किताब में ये हिस्ट्री जो हॉर्सेस का एविडेंस था उन्होंने उसमें लिखा था, लेकिन वो जब बाद में जो रिसर्च किया गया वो हॉर्सेस के जो आपको एविडेंसेस मिले थे, जो फॉसिल्स मिले थे, फिर बाद में पता चला वो हॉर्सेस के एविडेंसेस नहीं है। तो ये मतलब एक तरह से डिबेटेबल टॉपिक है, बट अगर आप एग्जाम में इस चीज अगर ये पूछा जाता है कि हॉर्सेस के एविडेंस पाए गए थे या चालकोलिथिक में, तो वहां पर आपको वो ऑप्शंस गलत होंगे, क्योंकि ये यूपीएससी में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वहां पर जो ऑप्शंस आपको यूपीएससी बोर्ड ने जो ऑप्शंस जो आंसर्स रिलीज किया है, जो की रिलीज किया, उसमें ये ऑप्शंस गलत है, हॉर्स के एविडेंस वहां नहीं पाए गए हैं। तो इसलिए आप इस पॉइंट को याद रखेंगे, ये आपको स्टेट पीसीएस में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। तो अगर आप हॉर्सेस की बात करें तो यहाँ मैं स्पेशली लिख देता हूँ, नो एविडेंसेस ऑफ हॉर्सेस। आगे हम लोग देखेंगे कि हॉर्सेस का इंट्रोडक्शन कब हुआ, जब वो वैदिक एज का जब हम बात करेंगे, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। तो आगे इसमें बढ़ते हैं, तो इसके बाद पॉटरी देखते हैं, जो पॉटरी क्या क्या पॉटरी का इवोल्यूशन हुआ, क्या क्या मतलब पॉटरी में यूज किया गया, पेंटिंग्स का यूज किए गए। तो यहाँ अगर पॉटरी की बात करते हैं तो वो सबसे पहले जो ऑकड़े कलर में बताया था, ऑकड़े कलर जो होता है उसे हम गेरुआ कलर कहते हैं, तो ऑकड़े कलर का जो पॉटरी यूज किया गया था, ऑकड़े कलर पॉटरी। उसके बाद आपको यहाँ पर ब्लैक एंड रेड पॉटरी भी यूज किया गया, ब्लैक एंड रेड पॉटरी। फिर आप देखते हैं तो यहाँ व्हाइट लीनियर डिजाइन भी यूज किया था, व्हाइट लीनियर डिजाइंस। तो ये मैं बहुत क्लियरली मतलब जो राइटिंग है मैं बहुत क्लियरली लिख रहा हूँ, वो आप आराम से समझ सकते हैं। फिर आप जो इकोनॉमी की बात करें, वो किस तरह का इकोनॉमी था, तो वो विलेज इकोनॉमी था, मतलब इकोनॉमी तो था लेकिन वो बार्टर सिस्टम था। उस समय क्वाइन का कोई डिस्कवरी नहीं हुआ था, क्वाइन किसी भी तरह का जो इकोनॉमी जो एक्सचेंज सिस्टम है, जो इकोनॉमी का सिस्टम, वहाँ किसी तरह से क्वाइन का यूज नहीं था। तो अगर इकोनॉमी की बात करते हैं, जो विलेज इकोनॉमी था उस समय, विलेज इकोनॉमी विथ बार्टर सिस्टम, और यहाँ पर किसी तरह का क्वाइंस का यूज नहीं था। अगर आप रूरल सेटलमेंट्स की बात करते हैं, रूरल सेटलमेंट्स की बात करते हैं, तो रूरल सेटलमेंट्स क्या हो गया, किस तरह के आपको घर वहां मिलेंगे। तो अगर रूरल सेटलमेंट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर एक रेक्टेंगुलर घर, जो शेप था घर का वो रेक्टेंगुलर घर था। रेक्टेंगुलर मीन्स क्या होता है, जो मतलब चतुर्भुज रेक्टेंगुलर घर था। अगर आप और एक घर था जो सर्कुलर शेप में भी था। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मतलब आपको जो रेक्टेंगुलर घर था उसमें एक अलग मतलब सेक्शंस के आपको पीपुल रहते थे, और जो आपको जो सर्कुलर जो घर था उसमें अलग सेक्शंस के पीपुल रहते। तो ऐसा हिस्टोरियन ने कहा है कि यहाँ जो रेक्टेंगुलर जो शेप का जो मतलब हाउसेस था उसमें आपको कॉमन मैन रहते थे, कॉमन मैन। और जो सर्कुलर हाउसेस था आप देख सकते हैं, जो जिस जैसे बंगला देख सकते हैं आप,
पहले ज़माने का। अभी भी आप देख सकते हैं जो बंगला मेनली आपको एक सर्कुलर शेप में मिलेगा, किसी भी तरह का किला देखिएगा तो वहाँ इससे हिस्टोरियन ने पता किया कि मतलब कि उन्होंने यह निष्कर्ष निकाला कि इसमें कोई चीफ टेन या किसी तरह का जो मतलब जो अपर क्लास जो पीपल है, चाहे वो चीफ टेन हो, चीफ टेन मीन्स हो गया जो मतलब आपको हेड हुआ कम्युनिटी का, या मतलब किंग हुआ, वो इस तरह के मतलब जो पीपल है वो आपको ये सर्कुलर हाउस में रहते थे। तो सर्कुलर हाउस आपको फॉर चिप्स। तो इस ये हमको क्या दर्शाता है, यह दर्शाता है कि सोशल स्ट्रेटिफिकेशन सिस्टम था उस समय। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन क्या होता है, जो मतलब इनइक्वालिटी था। सोशल स्ट्रेटिफिकेशन भी एक फॉर्म ऑफ इनइक्वालिटी है, जहां पर आपको डिफरेंट जो सेक्शंस ऑफ पीपुल है वहां एक हायरार्की आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप आज भी देखते हैं जो पॉश एरिया होता है वहां पर आपको जो अपर मिडिल क्लास जो इन्फ्लुएंशियल क्लास होते हैं वो वहां पर आपको निवास करते हैं। लेकिन जो मतलब आपको जो लोअर मिडिल क्लास होते हैं, अगर जैसे आप शहर में जाए तो स्लम एरिया एक अलग होता है, पॉश एरिया अलग होता है, आपको जो मिडिल क्लास फैमिली जो रहते हैं वो एरिया एक अलग होता है। उसी तरह से आपको वो एंशियंट में भी ये चीज़ आपको जो घर का जो पैटर्न है वो आपको देखने को मिलेंगे। तो ये सोशल स्ट्रेटिफिकेशन यहाँ हमें मतलब पता चलता है कि उस समय भी सोशल आपको स्ट्रेटिफिकेशन था। स्ट्रेटिफिकेशन इस एक तरह से आप कह सकते हैं हायरार्की। इसके बाद हम लोग अगर आर्ट्स पढ़ाते हैं, आर्ट्स एंड क्राफ्ट, क्योंकि चालकोलिथिक पीरियड था तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट भी आपको देखने को मिलेंगे जब कॉपर का यूज हो रहा था। तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में अगर हम बात करें तो आर्ट्स एंड क्राफ्ट में हमको बीट्स देखने को मिलते हैं। बीट्स का जो फैक्ट्री होता है, जो मोती जिसको हम बोलते हैं, बीट्स मैन्युफैक्चरिंग। अगर हम बीट्स की बात करें, फिर उसके बाद कॉपर स्मेल्टिंग की बात करें तो कॉपर स्मेल्टिंग। फिर अगर देखो तो मेटल था, यूज हो रहा था तो मेटलर्जी। इन लोग का मतलब जो आपको एविडेंसेस मिले हैं, ज्वेलरी का एविडेंसेस मिले हैं, ऑर्नामेंट्स का एविडेंसेस मिले हैं। तो ये सब आपको याद रखना है कि किस किस चीज़ का, ये आप लोग मतलब एक बोल सकते हैं तो कॉमन सेंस से भी मतलब इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं कि अगर कॉपर का यूज हो रहा है तो वो किसी भी क्राफ्ट के रूप में या किसी भी आर्ट्स के रूप में, जैसे अगर आप जैसे आगे हम लोग गोल्ड की बात करेंगे तो गोल्ड भी आपको यूज हो रहा है तो किसी तरह का वो ज्वेलरी बन रहा होगा या किसी तरह का किसी टूल्स में यूज हो रहा होगा। तो ये आप अपना जो मतलब नॉलेज के बेसिस पर आप इसे पता कर सकते हैं कि ये मेटल किस चीज़ में यूज हो रहा होगा। तो इस तरह का ये यूजेस था जो आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स था उस समय। अगर आप रिलीजन की बात करते हैं तो रिलीजन में अगर आप देखें तो इस समय किस तरह का रिलीजन था और क्या मतलब इमेज वर्शिप था कि नहीं या टेम्पल वर्शिप था कि नहीं। सो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, हमें जो इविडेंसेस मिले हैं वो क्ले इमेजेस ऑफ मदर गॉडेस मिले हैं। क्ले इमेजेस ऑफ मदर गॉडेस। हम लोग मदर गॉडेस के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ेंगे आईबीसी में, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है क्या क्या मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं मदर गॉडेस के। तो अगर सिंपली में आप समझना चाहते हो मदर गॉडेस मीन्स क्या हो गया, फर्टिलिटी का गॉडेस माना जाता है मदर गॉडेस को। सो मदर गॉडेस, तो हम लोग ये आगे आईबीसी में अच्छे से डिस्कस करेंगे। इसमें अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं चालकोलिथिक एज में तो आप देखेंगे कि जो आपको चालकोलिथिक एज में एक बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वो वहाँ पर मिले हैं कि हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट यह एक हिस्टोरियन ने कैसे पता लगाया, तो ये देखा गया कि जो लार्ज एविडेंसेस पाए गए हैं, मतलब बहुत सारे एविडेंसेस आपको मिले हैं चिल्ड्रन ग्रेव का। जो आपको जो ग्रेव था, जो मतलब जो दफनाया जाता है, जो शमशान होता है, मतलब आपको शमशान, तो वहाँ देखा गया कि सबसे ज़्यादा दो मतलब जो चिल्ड्रन का ही जो बरियल्स मिले हैं सबसे ज़्यादा चिल्ड्रंस के मिले। तो इससे यह हिस्टोरियन ने या मतलब रिसर्चर ने पता किया, या रिसर्चर ने निष्कर्ष निकाला है कि ये उस समय सबसे ज़्यादा आपको हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट रहा होगा। और उसके पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, चाहे वो किसी तरह का आपको बीमारी हो सकता है, किसी तरह का वायरल इन्फेक्शन हो सकता है, और बहुत तरह के आपदा भी हो सकते हैं। सो ये बोला गया है कि उस समय सबसे ज़्यादा, और ये आपको मिला वेस्टर्न महाराष्ट्र में। सो लार्ज हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, और ये जो एविडेंस मिले बहुत लार्ज एविडेंस मिले हैं, बहुत ज़्यादा मिले हैं, लार्ज एविडेंस ऑफ चिल्ड्रन ग्रेव। तो इसे
तो हम लोग यहाँ देख सकते हैं कि बिना लिटरेरी सोर्स के यूज किए हुए भी जो हमें आपको एविडेंसेस मिलते हैं, चाहे वो स्टोन टूल्स के फॉर्म में मिले, चाहे वो किसी मतलब वेपन्स के तौर में मिले, या किसी ग्रेव के तौर पर मिले, या किसी बरियल्स के तौर पर मिले, तो हम लोग वहाँ से ही पता कर सकते हैं कि उस समय के जो पीपल होंगे वो क्या क्या चीज़ यूज करते होंगे, वो क्या क्या चीज़ मतलब पहनते होंगे, वो क्या क्या चीज़ खाते होंगे। तो आप समझ सकते हैं कि हिस्टोरियन ने जो रिसर्च किया वो बिना लिटरेरी सोर्स पर भी हमें अगर इतना इन्फॉर्मेशन उपलब्ध करा रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मतलब हम लोग को मिल पा रहा है हिस्ट्री के बारे में। सो लार्ज एविडेंस ऑफ चिल्ड्रन ग्रेव इन वेस्टर्न महाराष्ट्र, तो ये हम लोग यहाँ देख सकते हैं। अगर आप लास्ट में आए तो ये एक इम्पॉर्टेंट साइट्स की बात कर ले। जो इम्पोर्टेंट साइट्स है सिर्फ हम लोग वही डिस्कस करेंगे, काहे कि साइट्स बहुत सारे हैं, लेकिन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हम लोग वही साइट डिस्कस करेंगे जो आपको मेन जो सोर्स जो बुक्स होते हैं उसमें आपको वही कुछ कुछ जो इम्पोर्टेंट साइट्स मेंस होते हैं वहीं से आपको बीपीएससी या कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम क्वेश्चन वहाँ से आपको पूछते हैं। तो इम्पोर्टेंट साइट्स की अगर बात करें तो राजस्थान में देख सकते हैं। राजस्थान में तो वहाँ पर एक आहड़ आहड़ करके एक बनास बनास में रीजन है आहड़। तो आहड़ में क्या है कि वहाँ पर आपको देखेंगे जो कॉपर आर्टिफैक्ट्स का जो आपको डिफरेंट साइट्स मिलेंगे वहाँ। कॉपर आर्टिफैक्ट्स, कॉपर आर्टिफैक्ट्स। एक जिलंड भी है, जिलंड। तो ये जो आपको जिलंड साइड से ये आप देखेंगे आपको स्टोन ब्लेड फैक्ट्री यहाँ मिले, स्टोन ब्लेड फैक्ट्री। तो ये साइट्स आप याद रख सकते हैं कि यहाँ से कौन कौन से एविडेंसेस हमको यहाँ से मिले हैं। अगर आप एमपी में आए तो एमपी में भी कुछ कुछ साइट्स हमको मिले हैं, जैसे कि आप मालवा की बात कर सकते हैं। मालवा में क्या मिला, वन ऑफ द रिचेस्ट चाल्कोलिथिक साइट्स मिले हैं, मतलब रिचेस्ट इन द सेंस आपको सब बहुत ज़्यादा वहाँ पर टूल्स मिले हैं, बहुत ज़्यादा आपको, जैसे बीट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री हो गए और किसी तरह के आप बोल सकते हैं जो कॉपर के जो आर्टिफैक्ट्स हो गए, जो आर्ट्स हो गए, वो हमको ज़्यादा मिले, इसलिए उसे रिच चाल्कोलिथिक साइट्स बोला जाता है। जैसे मालवा को जो बोला जाता है वन ऑफ द रिचेस्ट चाल्कोलिथिक साइट्स। अगर आप एक और साइट से एमपी में दो तीन साइट से कायथ साइट से इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। कायथ जो हो गया ये मड प्लास्टर्ड हाउस है, मड प्लास्टर्ड हाउस। क्योंकि बीपीएससी आपको अगर देखेंगे प्रीवियस क्वेश्चन तो वो बहुत सारे क्वेश्चन आपको एंशियंट से आप पूछने लगे, तो एंशियंट आपको अच्छे से याद करना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा पॉइंट्स आपको नहीं बता रहा हूँ, जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं वही डिस्कस कर रहा हूँ। अगर आप एक एमपी में देखो तो एक नवादा टोली करके एक जगह है, वहाँ से हमें कौन सा एविडेंसेस मिले, वहाँ से हमको जितने फूड ग्रेन्स है, फूड ग्रेन्स के एविडेंस मिले हैं, चाहे वो व्हीट हो, बार्ले हो, और किसी तरह का पल्सेस हो, सेरल्स हो, मिलेट्स हो, उस तरह के एविडेंसेस मिले हैं। अगर आप ईरान की बात करें, ईरान भी एक जगह है, वो ईरान में जो देश है ईरान, ERAN ईरान, तो वहाँ पर आपको देखेंगे नन हड़प्पन कल्चर मिले, नन हड़प्पन कल्चर। तो ये हम लोग बात करेंगे हड़प्पन कल्चर, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का ये कल्चर मतलब एक साइट्स है, एक अलग जो एक्सकावेशन हुआ था वो हड़प्पन कल्चर कहा जाता है। ये हड़प्पा आपको जैसे पंजाब पाकिस्तान में पड़ता है, अब जो इंडिया में वो नहीं रहा, पाकिस्तान में चला गया हड़प्पन कल्चर। सो फिर अगर आप महाराष्ट्र में आए, महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं कि एक जोड़वे है, जोड़वे, जो कि आपको जोड़वे कल्चर है जो नेवासा में मिलता है, आपको नेवासा, वहाँ पे भी आपको नन हड़प्पन कल्चर देखने को मिलेंगे, नन हड़प्पन कल्चर। फिर अगर आप दायमाबाद में आते हैं, दायमाबाद भी आपको महाराष्ट्र में, तो वहाँ पर आपको ब्रॉन्ज आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, टू व्हील चैरियट्स मिलते हैं, चैरियट्स मिलते हैं। फिर अगर आप दायमाबाद की बात करें तो वहाँ पर आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन का भी एक्सटेंशन है वहाँ तक, वो आगे हम लोग देखेंगे जब आप इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करेंगे। अगर वो और इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो इम्पोर्टेंट साइट्स है उस पॉइंट को जब डिस्कस करेंगे तो हम लोग वहाँ इस चीज़ को पढ़ेंगे। अगर आप नासिक की बात करते हैं तो नासिक भी आपको महाराष्ट्र में नासिक हो गया, सोन गांव हो गया, इनाम गांव हो गया। तो यहाँ पर हमको क्या क्या मिले हैं, ओवेंस मिले हैं, जो चूल्हा जो होता है, सर्कुलर पिट्स मिले हैं, सर्कुलर पिट्स हो गए। अगर आप देखें तो यहाँ लार्जर मड हाउसेज मिले हैं,
लार्जर मड हाउसेज मिले हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि दायमाबाद और नासिक में हमें आपको क्या बोलते हैं, ग्रेप्स अंडर द फ्लोर इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, जो ग्रेप्स मिले हैं, जो मतलब अगर किसी आदमी का जो स्केल्टन मिला, वो ग्रेप मिला, वो एक अलग पैटर्न वहाँ देखा गया। वो पैटर्न क्या था कि जो दफनाया गया वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाया गया। जैसे कि नॉर्थ में अगर सर है तो पैर आपको साउथ डायरेक्शन में, तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में दफनाया गया। तो ग्रेप्स अंडर द फ्लोर इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो चालकोलिथिक पीरियड था इसके बारे में यहाँ हम लोगों ने पढ़ा। अगर आप चालकोलिथिक से आगे जाएं तो क्या हुआ कि चालकोलिथिक में जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ, आपको प्रोडक्शन जो प्रोसेस था वो आपको इंक्रीज किया, जो आर्टिफैक्ट्स था वो इंक्रीज किया, तो क्या होता है कि धीरे धीरे एक मार्केट डेवलप होता है। जो सबसे पहले एक विलेज इकोनॉमी होता है, सब्सिस्टेंस इकोनॉमी होता है। जो सबसे पहले प्रोडक्शन करते हैं वो खुद कंज्यूम करते हैं। जब वो प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ता है, जो जो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ता है, फिर आर्टिफैक्ट्स ज़्यादा बढ़ने लगते हैं, तो क्या होता है कि अर्बन सेंटर्स धीरे धीरे डेवलप होता है। एक तरह से आप देखते होंगे गाँव में ही वो सप्ताह में, या अगर आपको देखेंगे तो 2 दिन 1 दिन करके एक हाट लगता है। वो भी क्या हो गया कि अर्बन धीरे धीरे वो जो विलेज इकोनॉमी है वो हाट आपको लगता है, तो थोड़ा सा एक अर्बन और जो आपको क्या बोलते हैं विलेज में के जो डिस्टेंस होता है वो कहीं बीच में आपको हाट लगते हैं, वो एक पूरे गांव में हाट नहीं लगेंगे। तो उसी तरह का जो वो हाट सिस्टम था, जो विलेज इकोनॉमी का, जो वो आपको अर्बन सेंटर्स धीरे धीरे डेवलप होने लगे। तो वही जो अर्बन सेंटर डेवलप हुए तो ट्रेड सिस्टम बढ़ने लगा, एडमिनिस्ट्रेशन फंक्शंस आपको धीरे धीरे मतलब बढ़ने लगे। फिर आपको बोलते हैं उसी तरह से सेंट्रल अथॉरिटी जो उसको मैनेज किया जाए, कोई भी अगर अर्बन सेंटर डेवलप होता है तो वहाँ का जो मैनेजमेंट सिस्टम होता है, तो फिर वहाँ अथॉरिटी स्ट्रक्चर बढ़ने लगे। तो सिस्टम क्या हो गया कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होने लगा। जो आपको विलेज का जो सिस्टम था वो उतना ऑर्गेनाइज्ड नहीं था, लेकिन जो शहर का सिस्टम होता वो धीरे धीरे ऑर्गेनाइज होने लगा। और इसी जो कंटिन्यूअस कल्चर था वो आपको आगे दिखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो हम लोग आगे डिस्कस करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये जो जितने सारे कल्चर, जितने सारे पीरियड हम लोगों ने डिस्कस किया, वो क्या था, एक इवोल्यूशन था। एक पीरियड का इवोल्यूशन होते होते दूसरा पीरियड से तीसरा पीरियड, तीसरा से चौथा पीरियड, और लास्ट में हम लोग देखें इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो क्या हुआ कि वो आपको जो कल्चर था ये ओवरलैप हुआ, कहीं पर आपको ज़्यादा इवोल्यूशन हो रहा है, कहीं कम इवोल्यूशन हो रहा है। तो उसी तरह हम लोग यहाँ आगे देखेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट अस स्टार्ट विथ इंडस वैली सिविलाइजेशन। सो ये लेक्चर थोड़ा सा लंबा हुआ क्योंकि इसमें हम लोग पूरे एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जो बिहार से रिलेटेड जो एंशिएंट हिस्ट्री होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी आपको टॉपिक नहीं है, क्योंकि वहाँ पर हम लोग सिर्फ एविडेंसेस की बात करते हैं। क्योंकि हमने जो मेन बेसिक चीज़ था, मेन जो बेसिक चीज़ है वो हम लोग इसी लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। और वहाँ पर सिर्फ हम लोग एविडेंसेस देखेंगे, साइट्स देखेंगे, इंपॉर्टेंट क्या क्या एविडेंसेस में कौन से टूल्स मिलते हैं, कौन से ग्रेन्स मिलते हैं, कौन से एनिमल को डोमेस्टिकेट किया जाता है, वो हम लोग वहाँ डिस्कस करेंगे। तो ये लेक्चर थोड़ा सा आपको लेंदी हो सकता है, इसलिए आप मतलब इस लेक्चर को पूरा अच्छे तरीके से देखें। और मैं इसमें आपको डिक्टेट भी करा रहा हूँ तो ये आपको थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। तो चलिए हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं। नाउ कमिंग टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, इफ यू सी द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, आप लोगों ने अच्छा से पढ़ा भी होगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन, आईवी से। तो इसका सबसे पहले टाइम पीरियड देख लेते हैं, 3300 बीसी से आपको 1300 बीसी। तो आप देख सकते हैं कि ओवरलैप आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। अगर आप जो चालकुलिथिक एज का देखें 4000 बीसी से 1500 बीसी का, तो वहाँ पर आपको टाइम पीरियड का जो आपको ओवरलैप है वहाँ देखने को मिलेंगे। तो हम लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो देखिए सबसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन इसे क्यों कहा गया, क्योंकि जो सबसे पहला जो सिविलाइजेशन था जो एक अर्बन कल्चर सेंटर में डेवलप हुआ, जो एक अर्बन कल्चर बोला जाता है, इंडस सिविलाइजेशन फर्स्ट अर्बन कल्चर बोला जाता है आपको, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन को। तो ये इंडस वैली इसलिए बोला जाता है कि सबसे पहले जो सिविलाइजेशन का जो शुरुआत हुआ, सबसे पहले जो आपको डिस्कवरी हुआ साइट्स का, वो इंडस वैली के आपको जो नदी है उसके किनारे हुआ। जो इंडस वैली जो बैंक है उसके किनारे आपको
यह साइट्स का डिस्कवरी हुआ, इसलिए इसे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन बोला गया। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे डिफरेंट साइट्स का आपको डिस्कवरी हुआ, जैसे कि आप बोल सकते हैं हड़प्पा सिविलाइजेशन, तो इसे हड़प्पा ही बोला गया, फिर इसे हड़प्पा सिविलाइजेशन ही बोला जाता है। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं मोहनजोदाड़ो था, कालीबंगन था, धोलावीरा था, लोथल था। तो उसके बाद क्या होगा, डिफरेंट डिफरेंट साइट्स आपको डिस्कवर्ड हुआ, लेकिन ये जो सबसे पहला जो डिस्कवरी हुआ, इसलिए हम लोग इसे जनरली जो पूरा क्यूमुलेटिव फॉर्म में एक आप बोल सकते हैं इसे, तो हम लोग इसे कॉमन नेम एक दिए हैं, वो है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि इसका टाइम पीरियड आपको याद रखना है 3300 बीसी से 1300 बीसी। तो अगर हम इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करते हैं, तो जो मतलब इसमें अगर हम इसका एक्सटेंशन देखें कि इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको कहाँ से कहाँ तक मतलब कि इसका स्प्रेड है, कहाँ से कहाँ तक ये फैला हुआ है, तो अगर सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली तो नाम से ही पता चलता है ये इंडस नदी के किनारे होगा। अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन को देखें जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में इंक्लूड है, जो 1921 में इसका डिस्कवरी हुआ, हड़प्पा, जो कि अभी पाकिस्तान में है। ये आपको किस रिवर के नज़दीक हुआ, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको जो नदी पूछा जाता है, ये खासकर जो स्टेट पीसीएस होता है उसमें आप देखेंगे तो ये क्या कहते हैं, ये क्या करते हैं, मैच द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं, जिसमें ये आपको डिफरेंट साइट्स दे देंगे इंपॉर्टेंट, अब वो पूछ देंगे इस साइट्स किस नदी के किनारे, किस बैंक ऑफ रिवर के, किस बैंक ऑफ रिवर मतलब किस नदी के किनारे यह साइट्स आपको मतलब स्थापित है, या साइट्स मतलब अवेलेबल है। तो अगर देखें हड़प्पन साइट्स के बारे में, तो हड़प्पा जो साइट्स है आपको वो रावी रिवर के नज़दीक बसा हुआ है। अगर आप 1922 में जाते हैं तो वो आपको मोहनजोदाड़ो, आप ये एक मूवी भी मोहनजोदाड़ो का आया है, उसमें आप देखेंगे मोहनजोदाड़ो का जो पूरा मतलब जो साइट्स है उसके बारे में पूरा दिखाया गया। तो मोहनजोदड़ो अगर आप देखें तो मोहनजोदड़ो, तो यहाँ पर आपको ये भी आपको इंडस रिवर के नज़दीक है। जो ये दोनों साइड्स अभी कहाँ है, ये दोनों साइड्स पाकिस्तान में है, क्योंकि जो आपको जो क्या बोलते हैं 1947 के बाद जो आपको बाइफर्केशन हो गया, मतलब डिवीजन हुआ इंडिया पाकिस्तान का, तो ये साइड्स आपको पाकिस्तान में चलेगा इंडस, जो ये हड़प्पन सिविलाइजेशन मोहनजोदाड़ो। अगर हम एक्सटेंशन की बात करते हैं कहाँ से कहाँ तक ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको फैला हुआ, तो मेनली आप देखेंगे ये इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है। साउथ में अगर आप आ रहे तो एक्सटेंशन आपको दायमाबाद महाराष्ट्र तक ही दिखेंगे, बाकी ये आपको ईस्टर्न में, और ईस्टर्न में भी अगर आप देख रहे हैं तो ईस्टर्न में वो उतने दूर तक नहीं जाते हैं। ये क्या होते हैं कि आपको वेस्टर्न में आपको मतलब कि ये वेस्टर्न अगर बोले तो ये पाकिस्तान तक आपको चले जाते हैं, पाकिस्तान तक इस साइट्स का एक्सटेंशन है। लेकिन आप अगर साउथ में आते हैं तो साउथ में ये साइट्स का एक्सटेंशन उतना मतलब दूर तक नहीं, ये आपको महाराष्ट्र तक मिलेगा। महाराष्ट्र मतलब आपको उसको साउथ में साउथ में जैसे आपको आंध्रा हो गया, केरला हो गया, लेकिन ये महाराष्ट्र तक ही आपको देखने को मिलेंगे। तो इस साइट्स की अगर बात करें, रफ मैप अगर हम इंडिया की यहाँ ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले अगर एक्सटेंशन ऑफ आईबीसी की बात करते हैं, तो एक्सटेंशन ऑफ आईबीसी में अगर आप देखें तो यहाँ पर आपको सबसे पहले जो मैप अगर रफ मैप ड्रॉ कर रहे हैं, ये मतलब उतना मैं इसको पूरा अच्छे से ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, तो अगर ये रफ मैप आप ड्रॉ करते हैं, उतना मेरा हैंड ड्राइंग बढ़िया है नहीं, तो अगर ये रफ मैप आप ड्रॉ करते हैं तो इतना ही ज़रूरत है अभी। तो अगर आप यहाँ देखें एक्सटेंशन आईबीसी, तो ये आपको यहाँ ऊपर देख ले मंडा, मंडा कहाँ है आपको, कश्मीर में। तो अगर ये साइट्स भी आप ध्यान रखते हैं तो क्या होगा कि आप कंफ्यूज नहीं कीजिएगा, जैसे अगर कोई साइट्स आपको साउथ में पूछ दिया तो आपको पता होगा कि ये साइट्स इतने दूर तक नहीं फैले हुए हैं। तो अगर यहाँ देखें तो ये एक आलमगीरपुर जो कि एक यूपी में। सो ये अगर आप साइट्स की बात करें तो ये आलमगीरपुर जो कि आपको यूपी में है, और यहाँ आप देख ले तो ये आपको क्या हो गया, ये हो गया आपको दाइमाबाद। दाइमाबाद पर पढ़े भी हम लोग पीछे, जो इससे जो लेक्चर इसी लेक्चर में थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिस्कस किया दाइमाबाद। ये कहाँ है आपको, महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में आप देख सकते हैं। अगर हम लोग यहाँ अगर एक्सटेंशन की बात करें तो ये यहाँ तक फैला हुआ सुत जंडौर नाम है, सुत जंडौर करके बोला जाता है, प्रोनाउंसिएशन आप देख लेंगे, सुत जंडौर, जो कि आपको पाकिस्तान में। तो ये साइट्स का आपको पूरा क्या है एक्सटेंशन है यहाँ से यहाँ तक।
अगर ये साइट्स का आप देखें तो क्या है, ये साइट्स का आपको क्या है, आपको एक्सटेंशन है। ये पूरा जो साइट्स का आप देख ले तो ये एक्सटेंशन है। तो इतना आप याद रखेंगे, एक्सटेंशन है। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इस साइट्स में। तो अगर आप जैसे कि इस साइट्स को अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ तक का जो एक्सटेंशन आप समझ चुके हैं। और एक जो इस साइट्स में आपको मतलब जो सबसे फेमस जो आर्ट एंड कल्चर में अगर इस साइट्स के बारे में बात करें, जो आर्टिफैक्ट्स आप देखेंगे वो ब्रॉन्ज का आर्टिफैक्ट्स होता है। तो आप लोग जानते हैं, ये साइंस में पढ़ेंगे कि ब्रॉन्ज किस किस मेटल से मिलके बना होता है। तो अगर आप लोग ब्रॉन्ज की बात करें तो ब्रॉन्ज जो होता है आपको, वो होता है आपको कॉपर प्लस टीन, ये दोनों का जो मिक्सचर होता है, वो मिक्सचर जो दोनों का मिक्सचर को जो मिला के जो बनाया जाता है वो, तो वो ब्रॉन्ज मेटल बनता है। तो ब्रॉन्ज का बहुत सारे आर्टिफैक्ट्स आपको यहाँ देखने को मिलेंगे, जैसे डांसिंग गर्ल और डिफरेंट काइंड ऑफ दैट आर्टिफैक्ट्स यू विल सी है। सो अगर सबसे पहले हम यहाँ फेज की बात करें, जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो फेज था, इसे हम लोग हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं। यहाँ ब्रॉन्ज के बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, तो इसे हड़प्पन कल्चर भी कहा जाता है। और आप इसको ब्रॉन्ज एज भी बोल सकते हैं, जैसे उसको कॉपर एज बोल सकते हैं चालकोलिथिक को, वैसे ही इसे आप एक ब्रॉन्ज एज भी बोल सकते हैं, ब्रॉन्ज एज। तो ये हमारा अगला टॉपिक का भी डिस्कशन होगा। तो यहाँ पर अगर आप अगर इसके फर्दर डिवीजन में जाएं इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आप देख सकते हैं यहाँ अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है आपको 3300 बीसी से 2700 बीसी, इतना डिटेल्स में नहीं जाए, फॉर इंफॉर्मेशन आई एम टेलिंग यू हियर। अगर मैच्योर इंडस वैली सिविलाइजेशन पर जाएं तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे इवोल्यूशन हुआ वैसे वैसे इसे कैटेगराइज किया गया डिफरेंट डिवीजन में। सो 1900 बीसी तक देख सकते हैं। अगर आप लेट इंडस वैली सिविलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं तो आप इसका जो पीरियड है वो देख सकते हैं 1900 बीसी से 1300 बीसी तक। तो इसे जो कैरेक्टराइज किया गया अर्ली इंडस वैली सिविलाइजेशन को, उसे अर्बन सेंटर्स बोला जाता है, अर्बन सेंटर्स। यहाँ पर क्या हो गया कि फर्स्ट रेफरेंस मिला गया, फर्स्ट रेफरेंस ऑफ स्क्रिप्ट्स, फर्स्ट रेफरेंस ऑफ स्क्रिप्ट। तो हम लोगों ने पहले क्या डिस्कस किया था, जो कि आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन होता है वो आपको प्री हिस्ट्री में नहीं आता, ये प्रोटो हिस्ट्री में आता है। यहाँ स्क्रिप्ट हमें मिले हैं, लेकिन जो स्क्रिप्ट हमें यहाँ मिले हैं उसे अभी तक पूरी तरह से डिसाइफर नहीं किया गया है। ये इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है। लेकिन जो चालकोलिथिक पीरियड तक हम देखें तो वहाँ किसी तरह के अभी तक हमें कोई स्क्रिप्ट के एविडेंसेस नहीं मिले, तो इसलिए हम लोग उसे प्री हिस्ट्री में कैटेगराइज करते हैं। लेकिन इसे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की हम प्रोटो हिस्ट्री बोलते हैं, क्योंकि यहाँ जो स्क्रिप्ट मिले हैं उसे उस स्क्रिप्ट में हमें कोई सा मतलब जो डेसिफर होता है, जो उसे कम्प्रीहेंड किया जाना चाहिए, वो हमें आज तक नहीं हुआ है। तो फर्स्ट रेफरेंस ऑफ स्क्रिप्ट्स यहाँ फाउंड किए गए हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं तो जो मैच्योर था इसमें क्या था, लार्ज अर्बन सेंटर्स था, लार्ज अर्बन सेंटर्स। एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे हड़प्पा, मोहनजोदारो, राखी गढ़ी। आगे जो हम जब साइट्स की बात करेंगे तो लेट हड़प्पन में क्या था कि जो लेट इंडस वैली सिविलाइजेशन क्या था, डिक्लाइन हुआ था। तो क्या क्या जो फैक्टर्स है डिक्लाइन के पीछे, वो हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे फैक्टर्स है, और ये फैक्टर्स अभी भी बहुत ज़्यादा डिबेटेबल, मतलब डिबेटेबल बोल सकते हैं आप, मतलब बहुत डिबेट में। कुछ हिस्टोरियन कुछ अपना अलग फैक्टर्स बताते, कुछ हिस्टोरियन अलग फैक्टर्स बताते, वो ये एक रिसर्च टॉपिक है, ये अभी तक रिसर्च में ही है। सो आपको अगर देखोगे अगर PYQ, तो आपको ज़्यादा यहाँ से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे जो आपको डिबेटेबल टॉपिक है। लेकिन हाँ, जो जो डिफरेंट थिंकर्स, जो जो डिफरेंट हिस्टोरियन के व्यू पॉइंट है, वो हम लोग यहाँ देखेंगे कि क्या क्या फैक्टर्स है। तो डिक्लाइन ऑफ फेज ऑफ IBC, तो हम लोग अब IBC की बात करें तो आगे चलते हैं। तो IBC में क्या क्या मतलब डिस्कस करना है, क्या इसमें देखना है। तो अगर हम आपको फीचर्स की बात करें तो फीचर्स ऑफ IBC, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक, यहाँ से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यहाँ से आपको कोई सा भी एग्जाम अगर आप मतलब दे रहे हैं, चाहे वो स्टेट PCS हो या बिहार का हो या किसी मतलब UPSC का अगर एग्जाम आप दे रहे हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि हर एक साल कम से कम 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपको PT में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपको एंशियंट हिस्ट्री का। और ये अगर मेंस से रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, स्पेशली इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या होता है कि अगर आप स्टोन एज की बात करें तो स्टोन एज में क्या होता है कि वो आपको एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन ही वहाँ पर है, वो आप बोल सकते हैं, उसे आप आंसर फॉर्म में लिखना थोड़ा सा मुश्किल होगा।
इसलिए आपको एग्जामिनर क्या करते हैं, वो क्वेश्चन उस तरह का पेपर सेट नहीं करते जहां वो उस टाइप का क्वेश्चन पूछे जहां आपको सिर्फ फैक्ट्स मिले और किसी तरह का एक होता है कि एनालिसिस नहीं मिले। लेकिन अब इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या है कि यहाँ एनालिसिस पॉइंट ज़्यादा है, इसलिए मेंस में आपको देखेंगे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ही पूछा गया था कि आप आज के जो दौर में जो आज का जो मॉडर्न सोसाइटी है वहाँ का जो आप मतलब जो ये क्या बोलते हैं ड्रेनेज सिस्टम है वहाँ का, यहाँ का जो कल्चर है मॉडर्न सोसाइटी का जो इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जा रहा है उसे आप कंपेयर करें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो वो हम लोग आगे देखेंगे कि यहाँ का क्या क्या फीचर्स इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। यहाँ का अगर फीचर्स देखेंगे तो आपको लगेगा कि रियल में जो ये सच में एक मतलब अर्बन सेंटर्स था, जो शहर का जो एक स्ट्रक्चर होता है, जो एक अर्बन प्लानिंग होता है, वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। तो बहुत सारे सिटी है, जैसे आप चंडीगढ़ का जो स्ट्रक्चर देखते हैं चंडीगढ़ सिटी का, तो वहाँ आप देखेंगे कि वो आपको पूरी तरह जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का जिस तरह से यहाँ पर जो अर्बन प्लानिंग किया गया, वो अर्बन प्लानिंग आपको वहाँ देखने को मिलेंगे जब आप चंडीगढ़ विजिट करते हैं। वहाँ का जो अर्बन प्लानिंग का जो मेथड देखते हैं, जो स्ट्रक्चर देखते हैं, तो हम लोग ये टॉपिक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो आइए फीचर्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में जाने। तो अगर इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स की बात करें, तो अगर हम लोग यहाँ देखते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के फीचर्स की बात, तो फीचर्स ऑफ जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, तो सबसे पहला जो फीचर्स है वो टाउन प्लानिंग है। किस तरह का टाउन प्लानिंग उस समय आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें देखने को मिले, तो टाउन प्लानिंग की अगर बात करें तो वहाँ पर आपको अर्बन प्लान्ड स्ट्रक्चर था, अर्बन प्लान्ड स्ट्रक्चर, और इसे सिटी बोल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले आपको आ जाता है रोड में। रोड क्या था, बड़ा रोड था, और यह रोड का सबसे जो स्पेसिफिकेशन क्या था कि वो कटिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। जो रोड का जो आपको स्पेसिफिकेशन था, सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं, कटिंग ईच अदर एट 90 डिग्री। तो जो ईच अदर 90 डिग्री था उसे हम लोग क्या कहते हैं, ग्रिड प्लान। जैसे आप मतलब हाईवे को भी देख सकते हैं, या जो आपको जो थोड़ा सा अर्बन प्लानिंग, जैसे आज आज हम लोग स्मार्ट सिटी की बात करते हैं, तो वहाँ का जो प्लानिंग होता है, अगर आप वो रोड का प्लानिंग देखेंगे तो वो अभी भी आपको ग्रिड स्ट्रक्चर में दिखेंगे, जो 90 डिग्री का होता है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, इस तरह का रोड प्लानिंग था। और क्या था कि इस रोड प्लानिंग में अगर आप और एक और चीज़ देखें तो स्मॉलर स्ट्रीट्स था, स्मॉलर स्ट्रीट्स होता है। जो कि मतलब जो स्मॉलर स्ट्रीट्स क्या होता है कि मतलब जैसे जो बड़ा बड़ा रोड है, जैसे कि आप देख सकते हैं कि जैसे हाईवे है, तो हाईवे क्या करता है, जो बीच में जो कोई शहर है या बीच में किसी तरह का टाउन है, तो वो क्या कहता है, उस टाउन से जो मतलब आपको जो स्मॉलर स्ट्रीट्स है जो क्या करता है, वो कनेक्ट करता है आपको लार्जर रोड्स में। तो इसलिए स्मॉलर स्ट्रीट्स है वो आपको, अगर फीट की बात करते हैं 13 से 34 फीट का वो स्मॉलर स्ट्रीट्स था उस समय की बात करें तो। और आपको जो स्मॉलर स्ट्रीट्स होता था वहाँ पर आपको डस्टबिन देखने को मिलेंगे, और समझिए कि कितने अर्बन मतलब कितने वो हाइजीन को मेंटेन रखते थे उस समय की बात करें। आज भी अगर आप देखेंगे तो अगर हम इंडियन सोसाइटी की बात करें तो डस्टबिन का स्ट्रक्चर है, लेकिन वो जो गार्बेज का जो डंपिंग हो रहा है वो मतलब प्लांट स्ट्रक्चर में नहीं है। वो मतलब आप अगर देखें तो गार्बेज आदमी मतलब उस तरह से उसे डंप नहीं करते हैं, और उस तरह से आपको डस्टबिन को मतलब कि खाली नहीं किया जाता। डस्टबिन आपको सब जगह देखने को भी नहीं मिलेंगे। तो आप वहाँ से मतलब सरकार बहुत चीज़ें सीख सकती है वहाँ से, अगर आपको सरकार उस चीज़ को जो प्लानिंग जो मेथड था जो इंडस वैली सिविलाइजेशन का, वहाँ से अगर अडॉप्ट करे तो वो बहुत चीज़ें आपको समाज में वो सुधार ला सकती है। तो डस्टबिन की बात करें तो डस्टबिन आपको देखने को मिलेंगे ऑन रेगुलर इंटरवल। ऐसा नहीं था कि कहीं कहीं डस्टबिन है, वो रेगुलर इंटरवल पर था। अगर वो मतलब कि 500 मीटर पे, तो वो आपको रेगुलर जो पूरा जो स्ट्रीट्स होगा वो स्ट्रीट्स में हर एक 500 मीटर पर आपको एक डस्टबिन मिलेगा। तो समझ सकते हैं उस समय का आप मतलब जो सोसाइटल स्ट्रक्चर था। तो यहाँ पर अगर डस्टबिन की बात करें, तो डस्टबिन आपको क्या था, मतलब डस्टबिन, तो डस्टबिन ऑन रेगुलर इंटरवल। उसके बाद अगर आते हैं तो लैंप पोस्ट की बात करें, क्योंकि उस समय तो आप समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी का वो मतलब
खोज नहीं हुआ था इलेक्ट्रिसिटी का, तो बाद में मतलब हुआ। तो जो लैंप पोस्ट था, मतलब जो स्ट्रीट लाइट्स होते हैं, तो वो किसी तरह का स्ट्रीट लाइट्स करते थे, आइदर वो मतलब आग को जला के उस स्ट्रीट लैंप को वो बनाते थे। तो वो स्ट्रीट लाइट आप देखने को मिलेंगे, वो भी एक रेगुलर इंटरवल पर मिलेगा। जो आज हम लोग देखते हैं जिस तरह का सोलर लाइट्स पैनल लगाए गए हैं, सोलर लाइट्स आप देखेंगे स्ट्रीट्स में, गाँव में या मतलब शहर में आप देखेंगे एक रेगुलर इंटरवल पर होता है, तो वो उस समय भी देखने को मिले हैं। तो वो आज से हम लोग ये पता कर सकते हैं कि मतलब अर्बन प्लानिंग का स्ट्रक्चर उस समय किस तरह से था। तो लैंप पोस्ट भी हमें देखने को मिलेंगे। तो ये क्या करता है कि एक यह दर्शाता है यहाँ पर अगर इन्फ्रेंस आप निकालना चाहते हैं, तो एक निष्कर्ष निकाला गया है कि जो उस समय का जो म्यूनिसिपैलिटी जो म्यूनिसिपैलिटी था, मतलब यहाँ अगर आप देखें तो ये बोलता है इट सिग्निफाइज गुड म्यूनिसिपैलिटी म्यूनिसिपैलिटी। तो समझते हैं कि उस समय का म्यूनिसिपैलिटी कितना बढ़िया था। आज का म्यूनिसिपैलिटी की अगर बात करें, तो आप अगर दिल्ली की बात करें तो वो अगर आप देखेंगे तो वो न्यूज़ में ही रहता है। मेयर की बात करें तो वो कभी किसी से लड़ रहा है, वो कभी आप देखें तो वहाँ का जो डिस्कशन भी हो रहा है तो वो कोई किसी पर कुछ फेंक रहा है, कभी किसी को मार रहा है। तो उस तरह का म्यूनिसिपैलिटी आज मतलब किसी तरह का वो कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो म्यूनिसिपैलिटी आज वो डिफंक्ट है, मतलब उतने अच्छे से काम नहीं करती है। लेकिन वो उस समय के म्यूनिसिपैलिटी की बात करें तो कितने अच्छे म्यूनिसिपैलिटी उस समय होंगे, अगर आप रेगुलर इंटर पे डस्टबिन को मेंटेन करते हैं, लैंप पोस्ट देते हैं। तो ये सब मतलब जो टाउन प्लानिंग का जो प्रॉपर्टी था वो हम लोग देखे। अगर आप सिटी की बात करते हैं, सिटी मतलब किस तरह से सिटी था उस समय, तो सिटी आपको दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, डिवाइडेड इन टू पार्ट्स। तो पहला पार्ट जो था वो का था आपको अपर सिटी। अपर सिटी, अगर आप अपर सिटी की बात करते हैं, तो अपर सिटी में क्या था, वो हाइट पर था आपको, ऑन हाइट। तो हाइट था तो उसे हम लोग सिटाडल भी कहते हैं। और ये सिटाडल वाला जो हाइट था, इस पर आपको मतलब जो हायर हायरार्की के जो पीपल थे वो यहाँ रहा करते थे, जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर्स हो गए। आपको यहाँ पर बिगर बिल्डिंग्स मिलेंगे, जैसे आप बोल सकते हैं आज के समय से पॉश एरिया जैसे हो गया। आज के समय जो पॉश एरिया आप देखेंगे, जैसे दिल्ली का रिच एरिया देख ले, तो देखेंगे जो पॉश एरिया वो थोड़े हाइट पर बने हुए हैं। जो मतलब कि जो मतलब लोकल पीपुल, कॉमन मैन जो रहते हैं, कॉमन पीपुल रहते हैं, वो आपको थोड़े से जो एरिया है वो थोड़े से लोअर डाउन, मतलब कि थोड़े से नीचे हैं। जो हायर मतलब कि आपको मतलब जो प्लेटफॉर्म है वो हायर नहीं है वहाँ का। तो आप देख सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहाँ का, जो बिगर बिल्डिंग्स था, वो आपको सिटाडल पर जो हाइट पर मिलेंगे देखने को। सो एडमिनिस्ट्रेटिव एंड बिगर बिल्डिंग्स। अगर आप लोअर सिटी की बात करते हैं, तो लोअर सिटी जैसे कि अगर अपर सिटी में वो रहे, तो लोअर सिटी ये आपको लोअर दैट हाइट भी उतना नहीं होता था, ये ईस्टर्न साइड में था आपको। यहाँ रेसिडेंशियल बिल्डिंग और वर्किंग क्लास लेबर क्लास पीपुल यहाँ रहा करते थे। तो ये आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग से आप बोल सकते हैं, रेसिडेंशियल बिल्डिंग वर्किंग क्लास। तो ये एक आपका फीचर है। अगर आप अपर सिटी की बात करते हैं, तो अपर सिटी में डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर देखने को मिले हैं अपर सिटी में। जैसे कि अगर अपर सिटी की बात करते हैं तो असेंबली हॉल्स आपको देखने को मिलेंगे। असेंबली हॉल्स हो गए, ग्रेट बाथ हो गए। ग्रेट बाथ से भी कितने क्वेश्चन आ चुके हैं। ग्रेट बाथ क्या है कि स्विमिंग पूल है, मतलब जो स्विमिंग पूल एक ग्रेट बात है, मतलब एक बड़ा सा एक पूल है आपको। मतलब ऐसा हिस्टोरियन कहते हैं ये रिचुअलिस्टिक क्लिनजिंग के लिए था, मतलब किसी तरह का अगर कोई रिचुअल फेस्टिवल होता है या किसी तरह का कोई, जैसे कैसे आजकल एक कुंभ मेला टाइप से होता है, किसी तरह का रिचुअल आप कुछ करते हैं, कर्म कांड या कुछ भी, तो उसमें आप क्या करते हैं कि जाके बात करना होता है, मतलब रिलीजन में, किसी अगर रिलीजन में देखें तो आप, तो उस तरह का एक रिचुअलिस्टिक बात था। लेकिन बहुत सारे हिस्टोरियन बहुत अलग अलग चीज़ पर, मतलब कि इस पे भी डिबेट है, लेकिन वो आप नॉर्मली इसे याद रख सकते। बहुत सारे बुक्स में ये कहा गया है कि रिचुअलिस्टिक क्लींजिंग के लिए है। सो ग्रेट बाथ। सो अगर यहाँ बोले तो ये ग्रेट बाथ क्या था, स्विमिंग पूल विथ अ वे ऑफ गैलरीज। स्विमिंग पूल विथ अ वे ऑफ गैलरीज एंड रूम्स। सो गैलरी और रूम से मतलब अलग था, दूर में था, क्योंकि वो बड़ा सा ग्रेट अगर बात है तो ये बड़ा स्विमिंग पूल ही होगा। और इसे बोला जाता है कि ये यूज किया जाता था आपको, यूज्ड फॉर
रिचुअलिस्टिक क्लींजिंग। तो ये था। अगर हम उस अपर सिटी की अगर बात करें तो अपर सिटी में क्या था, किसी तरह का टेम्पल का कोई मतलब, अगर हड़प्पन जिस इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, कोई भी टेम्पल का कोई डिफरेंस नहीं था, कोई महल का डिफरेंस वहाँ से हमको कोई एविडेंस नहीं मिलता है। सो हम बोल सकते हैं कोई किंग सिस्टम नहीं था, कोई रिलीजन नहीं था। अगर टेम्पल नहीं था तो रिलीजन उस तरह का कोई ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन था। रिलीजन था मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं, जो रिलीजन आपको जो मतलब नेचुरलिस्टिक जो एनिमिस्टिक रिलीजन बोला था ना, मतलब क्या उसे बोलते हैं, जो जैसे मतलब जो आपको ट्रांसीडेंटल फॉर्म में भी बिलीव करता है, जैसे आफ्टर दी दिस वर्ल्ड टू दैट अदर वर्ल्डली सिस्टम में जो बिलीव करता है, उस टाइप के वो किसी एक फॉर्म में, किसी फॉर्म में या किसी मतलब टेम्पल फॉर्म में या किसी तरह के फिगर फॉर्म में हम उसे उस समय का जो पीपुल थे वो उस तरह का वर्शिप नहीं करते थे। सो रिलीजन वाज नॉट ऑर्गेनाइज्ड हियर। अगर आप यहाँ पर ग्रेनरी की बात करें तो ग्रेनरी भी हमको अगर आप देखने को मिलेंगे तो वो आपको अपर सिटी में ही है, जो कि आपको बेस जो ग्रेनरी का है वो, जो ग्रेनरी का बेस बेस जो होता है, जो नीचे जहाँ पर मतलब कि ग्रेनरी मीन्स क्या हुआ, जहाँ पर आप अनाज को स्टोर करते हैं, जो गांव में ही देखते हैं बड़ा बड़ा सा एक रूम होता है, जैसे अनाज का कोई गोदाम हो गया, आप मतलब शहर में भी अगर देख रहे हैं, जैसे आज आज आप लोग कोल्ड स्टोर के नाम से भी जानते हैं, तो ग्रेनरी जो था वो बेस जो मेड था वो किसके बेस बना हुआ था, वो ब्रिक्स से बना हुआ था, मेड ऑफ ब्रिक्स। और जो जो ब्रिक से बना हुआ था ये आपको इसलिए बना हुआ था कि वहां पर जो पेस्ट जो अटैक नहीं हो सके, जो प्रोटेक्ट फ्रॉम पेस्ट एंड मॉइस्चर, इससे आपको प्रोटेक्ट करेगा। और जो टॉप स्ट्रक्चर था वो वुड का बना हुआ था, टॉप स्ट्रक्चर ऑफ वुड, मतलब वुड का था कि थोड़ा सा मतलब आपको जैसे जालीदार टाइप से होता है कि मतलब थोड़ा सा आपको वेंटिलेशन का भी सुविधा रहे। और ये स्टोर ग्रेन को स्टोर करने के लिए मतलब ग्रेनरीज बनाया गया था। अगर आप लोअर सिटी की बात करते हैं तो अगर लोअर सिटी में आते हैं तो लोअर सिटी जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वो आपको रेसिडेंशियल बिल्डिंग था, वहाँ वर्किंग क्लास आपको रहते थे। तो अगर आप लोअर सिटी की बात करें तो वहाँ पर क्या क्या स्पेसिफिकेशन देखा गया है, लोअर सिटी की बात करें तो वहाँ पर 2 रूम सेट्स आपको, जो रूम जो सेट्स था वो 2 रूम सेट्स देखने को मिलेंगे, जो कि एक स्मॉल हाउसेज भी था, स्मॉल हाउसेज। फिर आप देख सकते हैं बिगर हाउसेज,